हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और इस बार 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख इन 3 डेट में जो है टोटल 5 एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिलेगा। कौन सा सुनवाई कौन से राज्य के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। प्लस सबसे अच्छा बात यह है कि एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड का मामला जस्टिस गवाई सर के बेंच में लिस्टेड हो चुका है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था कि ये केस एक बार फिर से जस्टिस गवाई सर के बेंच में जाएगा, क्योंकि जब 21 तारीख को ये केस का हेयरिंग हुआ था तो उस समय कहीं ना कहीं जज साहब ने सीजीआई के थ्रू एप्रोप्रिएट बेंच में इस केस को ले जाने का निर्देश दिया था। लेकिन उस निर्देश में एक अच्छा बात ये था कि जज साहब के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया था कि इस केस को जो है जल्द से जल्द सुना जाए। इसी का ये रिजल्ट है कि हमें 10 से 12 दिन में ये केस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। बात करूँ मैं 4 मार्च 2017 को, तो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस का सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई सर के बेंच में कॉज नंबर 37 में लिस्टेड है, जिसका हेयरिंग हमें 4 मार्च को देखने को मिलेगा। इसी केस के साथ जो है कौशिक दास सर का जो केस है वो भी ऑलरेडी टैग किया हुआ है और इस केस का भी हेयरिंग एक बार फिर से 4 मार्च को हमें जस्टिस बी.आर. गवई सर के बेंच में देखने को मिलेगा कॉज नंबर 37 में। ये कौशिक दास वाला केस खास करके वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2022 में ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो केस है 2022 इंटरव्यू जितने भी कैंडिडेट दिए हैं उनको किस तरह से ऑनगोइंग भर्ती में शामिल कराया जाए उसको लेके अब लड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा एनआईएस का विरोध किया जा रहा है तो उसमें वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड की सरकार है। लेकिन क्योंकि ये केस एक बार फिर से जस्टिस गवाई सर के बेंच में लग चुका है तो अब कोई भी राज्य सरकार का एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में जज साहब को मिसलीड नहीं करने पाएगा, क्योंकि जस्टिस गवाई सर को एनआईएस डीएलएड केस का पूरा ए टू जेड जानकारी है। तो कोई भी उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट, जिस तरह का हम लोगों ने इसका पहले देखा था कि किस तरह से राज्य सरकार मिसलीड कर रही है कि ये कोर्स जो है प्राइवेट स्कूल के टीचर के लिए था या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए था, या जो जजमेंट दिया गया है बी.आर. गवाई सर के द्वारा वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट टीचर के लिए एप्लीकेबल है। इस तरह का तमाम बातों को जो है कोर्ट के सामने दूसरे बेंच में रखा जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि पूरा का पूरा मामला जस्टिस बी.आर. गवाई सर के बेंच में, तो ये सब पैतरा जो है अब किसी भी राज्य सरकार का कोर्ट में नहीं चलने वाला है। तो ये केस खास करके वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। वहीं तीसरा केस जो है हमें 4 तारीख को एक और मामला देखने को मिलेगा जो कि विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस खास करके जो है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को किस तरह से ऑनगोइंग भर्ती में शामिल कराया जाए उसके लिए है और ये केस का जो है कॉज नंबर 12 है। हालांकि ये भी केस जो है एक बार फिर से जस्टिस बी.आर. गवाई सर के ही बेंच में लिस्टेड है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है हो सकता है ये तीनों मामले यानी कौशिक दास वाला केस, आदर्श कुमार श्रीवास्तव और विश्वनाथ सर का ये जो केस है, तीनों को एक साथ कंपाइल करके सुनने की पूरी संभावना है। हालांकि दोनों यानी कौशिक दास और ट्रांसफर पिटीशन वाला आदर्श कुमार श्रीवास्तव को जिस नाम से रजिस्टर है, ये दोनों एक दूसरे से टैग है, जिसका वजह से कॉज नंबर 37 दिखा रहा है। और विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस क्योंकि अलग मामला है, इसलिए इस केस का सुनवाई हमें पहले भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि तीनों ही मैटर सिमिलर मैटर है, तो हो सकता है एक साथ पूरे मामलों को कंपाइल करके जो है सुन लिया जाए। यहाँ पर उत्तराखंड का भी वही मामला है जिस तरह से हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड की किसी भी कीमत पे एनआईएस डीएलएड को जो है ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहती है। जस्टिस बी.आर. गवाई सर के 10 दिसंबर का जजमेंट देने के बाद भी एनआईएस डीएलएड उत्तराखंड के अभ्यर्थी एक बार अपने हाई कोर्ट में भी जाते हैं। वहाँ से भी जज साहब के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है कि इन सभी अभ्यर्थियों को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। उसके बाद भी जो है उत्तराखंड की सरकार
NIH DLED को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करती है, जिसके बाद से वो पूरा का पूरा जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करा के सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है और इसका सुनवाई जो है हमें 4 तारीख को देखने को मिलेगा। इसी बीच में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग जानकारी दिया जा रहा है। एक और जहां बताया जा रहा है, हो सकता है ये, हालांकि मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार इस मामले को कोर्ट में उलझाना चाहती है, इसलिए जो है एक नोटिस इशू करके NIH DLED के अभ्यर्थियों को जो है जानकारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा मांगा गया है। लेकिन कुछ यूट्यूबर, हालांकि वो भी काफ़ी जानकार यूट्यूबर है, उनका ये मानना है कि राज्य सरकार NIH DLED को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराना चाहती है, जिसके वजह से ये जानकारी मांगा गया है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना ये है कि किसी भी थ्रू से, किसी भी जरिए से जो है NIH DLED को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि एट द एंड ये लड़ाई पूरा का पूरा इसलिए लड़ा जा रहा है कि किस तरह से NIH DLED अभ्यर्थी को फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए, खास करके ऑनगोइंग में, क्योंकि ज़्यादातर ये लड़ाई जो अभी तक NIH को इनवैलिड से फिर से वैलिड किया गया, उसमें ज़्यादातर जो लड़ाई लड़ा गया है वो ऑनगोइंग भर्ती में शामिल स्टूडेंट के द्वारा ही लड़ा गया। हालांकि 100% ऑनगोइंग भर्ती में जो लोग शामिल थे उनके द्वारा नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस डिग्री को फिर से वैलिड कराने का काम किया। उसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं वो लोग ऑनगोइंग भर्ती से बाहर किए हुए ही कैंडिडेट थे। तो उम्मीद है 4 तारीख को जब ये केस जस्टिस BR गवई सर के बेंच में उठेगा तो उत्तराखंड के NIH DLED अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड के लिए किसी तरीका का जजमेंट अलग से BR गवई सर देते हैं तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पूरे देश में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक चौथा केस और है, जो कि आशुतोष कुमार झा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के नाम से रजिस्टर है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ये केस एक बार फिर से जो लास्ट बेंच, यानी हालांकि ये एक्चुअल में ऋषिकेश रॉय सर के बेंच का ये केस था, क्योंकि वो 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं, इसलिए श्री नरसिम्हा एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा सर के बेंच में ये केस लगा है। इस केस का कॉज नंबर है 2 और ये केस खास करके बिहार के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ऐसे अभ्यर्थी जो BPSC TRE 3.0 में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसका पहले 20 दिसंबर और शायद आपका 6, 11 या 12 जनवरी को, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, लेकिन 2 ऑर्डर जो है इसी कोर्ट रूम से पास किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर ऑर्डर दिया गया था कि NIH DLED के अभ्यर्थियों को जो है काउंसलिंग में शामिल किया जाए। उसके बावजूद भी बिहार सरकार ने अभी तक NIH DLED को खास करके BPSC TRE 3.0 में शामिल करने के लिए किसी भी तरीका का कोई भी स्टेप नहीं उठाया है, जिसके बाद बिहार के अभ्यर्थियों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। तो इस केस का हेयरिंग लेकिन हमें 5/3/2025 को देखने को मिलेगा, यानी 4 तारीख के हेयरिंग के एक दिन बाद। हालांकि ये पूरा का पूरा जो केस 5 तारीख को हेयरिंग होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो पूरा का पूरा ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं 4 तारीख वाले हेयरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हालांकि पूरा का पूरा संभावना है कि जब ये केस जस्टिस गवई सर के बेंच में 4 तारीख को लगेगा तो NIH के पक्ष में ही कोई ना कोई फैसला देखने को मिलेगा। तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट 5 तारीख वाले हेयरिंग में भी हमें देखने को मिल सकता है। और राज्य सरकार आखिर क्या रिप्लाई देती है, खास करके BPSC TRE 3.0 को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा असमंजस कहीं ना कहीं बिहार में हमें NIH DLED को देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ की राज्य सरकार ने NIH DLED को एक वैलिड डिग्री मान चुका है, जिसकी वजह से BPSC TRE 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी NIH DLED का इशू कर दिया गया है। लेकिन BPSC TRE 3.0 में 3 तरह का NIH DLED अभ्यर्थी है। एक ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने जो है फॉर्म ही फिलअप नहीं किया है BPSC TRE 3.0 का। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस BPSC TRE 3.0 का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और वो क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका काउंसलिंग भी हुआ है, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट DLED में डाउटफुल लिखा गया है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो फॉर्म फिलअप नहीं किया है, लेकिन वो लोग पिटिशनर थे इस केस में, जिसकी वजह से कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है कि उनको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो ये 3 तरह का जो
कैंडिडेट NIS DLED का BPSC TRE 3.0 में खास करके है। तो ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि राज्य सरकार का कहना यह है कि कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए जो है उन्होंने BPSC TRE 3.0 से NIS DLED को बाहर किया था। तो राज्य सरकार का क्या स्टैंड रहता है 3.0 को लेकर, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी कंप्लीट करा ली चुकी है। हालांकि एक बार फिर से रीकाउंसलिंग का बात किया जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो किस तरह से BPSC TRE 3.0 में NIS DLED के लिए दरवाज़ा खोला जाता है, ये देखना राज्य सरकार के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। तो 5 तारीख को इस केस का हेयरिंग देखने को मिलेगा। वहीं एक और केस जो है इसी बेंच में, यानी श्री नरसिम्हा एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा सर के ही बेंच में 3 मार्च 2025 को देखने को मिलेगा, जिसका काउस नंबर जो है 39 है। ये केस खास करके जो है वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी के लिए है। हालांकि ये केस डायरेक्ट NIS DLED का नहीं है, इसमें NIS DLED का एक IA जो है फाइल किया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2022 में जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया था वेस्ट बंगाल में, उस समय 2020-22 के जो रेगुलर DLED वाले अभ्यर्थी थे उनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है इंटरव्यू में चांस दिया गया था। इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है, और इसी केस का वजह से 2022 का जो फाइनल एक मैं बोल सकता हूँ जो आपका लगभग 11,000 समथिंग वैकेंसी था, जिसमें से 9,000 समथिंग वैकेंसी ऑलरेडी जो है कंप्लीट करा लिया चुका है, और लगभग 2,000 वैकेंसी अभी भी जो रिजर्व रखा गया है वेस्ट बंगाल 2022 वाला केस के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस केस के वजह से रिजर्व रखा गया है। अगर इस केस का जजमेंट हमें 3 तारीख को देखने को मिलता है तो 2022 का पैनल जो है इस केस के साथ ही जो है राज्य सरकार की तरफ से कंप्लीट बता दिया जाएगा, या तो इनको शामिल किया जाएगा या तो इनको पूरे की पूरी भर्ती प्रक्रिया से शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो है एक इंटरिम ऑर्डर मिला हुआ है, जिसको मानते हुए जो है ये सीट को रिजर्व रखा गया है। और NIS DLED वेस्ट बंगाल केस में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट दिया नहीं गया है। तो एट प्रेजेंट राज्य सरकार के लिए जो पैनल को कंप्लीट ना करने का मेन वजह ये सौमेन पाल वर्सेस द सबरानी नायक का जो केस है वो है, ना कि NIS DLED का। लेकिन इसी बीच में अगर NIS के पक्ष में कोई जजमेंट आ जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन एट प्रेजेंट में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इस केस का वजह से 2022 का पैनल जो है कंप्लीट नहीं किया गया है, और 2000 प्लस जो सीट रिजर्व रखा गया है इसी केस की वजह से रखा गया है, जिसमें NIS DLED के अभ्यर्थी का ये दावी है कि हमें भी जो है इस सीट में हमें भी जो है इस सीट के थ्रू जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो ये कंप्लीट मैंने आप लोगों को ब्यौरा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख में NIS DLED का मामला लगा हुआ है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपका 16788 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश प्लस कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दोनों ही केस एक दूसरे के साथ टैग है, जिसका हेयरिंग हमें 4 तारीख को देखने को मिलेगा काउस नंबर 37 में। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लंच के बाद हमें इस केस का हेयरिंग देखने को मिले। इस केस में, ये दोनों केस का मैं बात करूँ तो खास करके वेस्ट बंगाल अभ्यर्थियों के लिए ये केस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौशिक दास वाला। उसके अलावा 4 तारीख को एक और केस है विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ये केस उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को किस तरह से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए उसके लिए किया गया है। 2 राज्य उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा विरोध हमें सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं 2 सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये सारा का सारा विरोध जो है 4 तारीख को समाप्त हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के किसी खास ऑर्डर के बाद। उसके अलावा BPSC TRE 3.0 को लेकर खास करके एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया गया, जिसका हेयरिंग हमें 5 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन 4 तारीख को जो हेयरिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देगा इस 5 तारीख वाले हेयरिंग में। इसका काउस नंबर 2 है, यानी शुरुआत में ही कोर्ट खुलते ही हमें जो है इस केस का हेयरिंग देखने को मिल जाएगा। और 3 तारीख को ये केस में NIS DLED का जो एक IA फाइल किया गया, यानी जो सौमेन पाल वर्सेस द सबरानी नायक डायरेक्ट NIS का केस नहीं है, ये 2022 रेगुलर DLED का केस है, जिसके साथ NIS DLED का IA को टैग किया गया है। हालांकि अभी तक NIS DLED को वो IA को एक्सेप्ट नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट से।
तो ये पूरा का पूरा मामला जो 5 केस हमें 3 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारे केस हमें हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी NIS DLED को लेकर फाइल किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलकत्ता हाई कोर्ट में है, जिसमें करीब जो मुझे जानकारी है 8 से 9 केस जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑलरेडी किस तरह से NIS DLED को ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए उसके लिए है, जो कि पूरा का पूरा उसका जजमेंट जो है कौशिक दास वाले केस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जस्टिस विश्वजीत बासु के द्वारा ये बोल दिया गया है कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक किसी भी तरीका का कोई भी जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा NIS DLED को लेकर पास नहीं किया जाएगा। इन 3 राज्य के अलावा मैं बात करूं तो असम में भी मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां राज्य सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। तो असम का NIS DLED अभ्यर्थियों को पूरा भविष्य जो है वहां के राज्य सरकार का क्या स्टैंड रहता है हाई कोर्ट पर, उस पर डिपेंड करेगा, जिसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग जल्द से जल्द अपने स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क करें और अपने पक्ष में यानी NIS DLED के पक्ष में जो है हाई कोर्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी बातों को रखे स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा रिक्वेस्ट करें। इसके अलावा तेलंगाना में भी मसला फंसा हुआ है, लेकिन जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लगा हुआ है प्लस ये 2-3 केस जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, अगर इसका जजमेंट जल्द हमें देखने को मिलता है तो उम्मीद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट भी जो है रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन सबसे इत्तेफाक की बात यह है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक NIS DLED को लेकर अपना स्टैंड जो है क्लियर नहीं किया है। असम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड जहां से ये पूरा का पूरा मसला उठा वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इन सभी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं NIS DLED के अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। और बिहार में बात करूँ तो JDU की गवर्नमेंट है, जिन्होंने जो है पूरी तरीक़ा से तो नहीं लेकिन पार्टली कहीं ना कहीं NIS DLED को धोखा देने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छा अगर मुझे पर्सनल तौर पर लगा है तो पंजाब का सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने बिना किसी झमेला के NIS DLED को ऑनगोइंग भर्ती में शामिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम बिना किसी झमेला के NIS DLED को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया है। झारखंड में भी उसी तरीक़ा से हमें देखने को मिला, बिना कोई परेशानी के NIS DLED को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दा है एक स्टेट लेवल के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है NIS DLED को फंसाने का काम किया जा रहा है। ये नेशनल लेवल में अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये नेशनल लेवल का कोई इसके साथ जो है प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट लेवल के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है NIS DLED को किस तरह से भर्ती प्रक्रिया में बाहर किया जाए उसको लेकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा मुझे पर्सनल तौर पर लग रहा है। खैर जो भी हो, जो भी अपडेट होगा हेयरिंग के बाद या हेयरिंग का जिस तरह से मैं लगातार आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, साथ ही साथ में क्या हेयरिंग से निकल का है उसका भी मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तो उसी तरीक़ा से 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख हेयरिंग का जानकारी आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगा, प्लस हिंदी में भी आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा कि आज के हेयरिंग से क्या निकल के आया है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।